चाइना का एक नया ड्रामा आया द डबल को एक्सप्लेन करते हैं ना, चलो देखते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं एक लाल परी को कि लाल कपड़े वाली एक लड़की होती है जो कि पूरे जंगल में अकेली भाग रही होती है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश लग रही होती है। हम देखते हैं कि इसके पीछे पीछे एक सफ़ेद कपड़ों वाला आदमी होता है जो उसके पास आता है। दोनों एक दूसरे को पकड़ते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं, एक दूसरे में खो जाते हैं। ये माहौल बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होता है। दूसरी तरफ इस लड़की की आँख खुलती है। इस लड़की की आँख खुलती है, हमें पता चलता है इस लड़की का नाम है मिस ली। मिस ली जैसे ही आँख खोलती है अपने ऊपर एक लड़के को देखती है और कहती है कि प्रिय उठ जाओ। जैसे वो उसका चेहरा देखते हैं वो घबरा जाती है, कहती है कि तुम कौन हो, मेरे पति कहाँ हैं। वो आदमी उनके साथ जबरदस्ती करने लगता है। जैसे ये दोनों जबरदस्ती कर ही रहे होते तभी दो औरतें आती है और जोर से चिल्लाती है। एक होती है इनकी सासू माँ, दूसरी होती है इनकी ननद। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि मिस ली को एक बंद कमरे में रखा जाता है बांध कर, और यहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा परेशान होती हैं और आवाजें उनके चारों तरफ चल रही होती है कि तुम कितनी ज्यादा घिनौनी औरत हो, किसी और के साथ संबंध बना रही हो। तभी इस कमरे में एक आदमी आता है जो कि होता है इसका पति सेन। अपने पति को देखकर मिस ली के मन में एक आस आती है और वो कहती है कि तुम आ गए मेरे प्रिय, तुम्हें पता है ना मैं इतनी बुरी नहीं हूँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। माता को और बहन को कुछ गलत फहमी हुई है, मैं ऐसी नहीं हूँ, इतने सालों से मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें तो एहसास है। हम देखते हैं कि ये आदमी यानी सेन जो होता है एक हथौड़ी जैसा क्या बोलते हैं, हाँ, कुल्हाड़ी निकालता है। उसे देखकर वो डर जाती है लेकिन वो मारकर उनकी हथकड़ियाँ तोड़ लेता है और कहता है कि मेरे साथ चलो। जिसके बाद से सेन मिस ली को गाड़ी में बैठा कर ले जाता है और उन्हें पानी पिलाता है। पानी पीते ही मिस ली यहाँ पे बेहोश हो जाती है। वो उन्हें अपने गले से लगा लेता है। जब मिस ली की आँख खुलती है तो ये खुद को एक कब्र में पाती है जिसमें इनका हाथ और पैर बांध दिया गया होता है। मिस ली जैसे ही आँख खोलती है सामने पाती है सेन को, मतलब अपने पति को। वो कहती है कि सेन, ये सब तुमने जानबूझ के किया है ना, तुमने मेरी प्रतिष्ठा और मान को दोष लगाया, तुमने जानबूझ के किया है ना, ये तुमने किया, तुम्हारी माँ ने किया, तुम्हारी बहन ने किया। आखिर कौन मेरी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना चाहता था? तुम बोलो, कुछ तो बोलो, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वो कहता है कि माफ करना, मैं विवश हूँ ये सब करने के लिए। अगर मैं ये सब ना करूँ तो वो हमें चींटियों की तरह मसल सकती है। वो कहता है कौन, आखिर कौन है, तुम बताओ। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता। उसके बाद से मिट्टी डालने लगता है। वो कहती है कि प्लीज मुझे बताओ, मेरे पिता और भाई तुम्हें माफ नहीं करेंगे, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे छोड़ दो, तुम एक बार मुझे तलाक दे दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तो वो कहता है ठीक है, तो फिर जाओ और अपने पिता भाई से वहीं पे मिल लेना। तो वो कहते हैं क्या मेरे पिता भाई को क्या हुआ? तो वो कहता है कि तुम्हारे पिता ड्यूक जो अपराधी घोषित हुए और उन्हें जान से मार दिया गया, और तुम्हारा भाई जाओ जो तुमसे मिलने के लिए आ रहा था और रास्ते में डाकुओं से भिड़ गया और वो मौत के घाट उतर गया और अब किसी अनजान कब्र में होगा। वो कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम लोगों ने जानबूझ के किया, बताओ कौन है वो। वो कहता है मुझे माफ करना, मैं कुछ भी नहीं बता सकता और तुम जाओ अपने, इस जन्म में मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, तुम्हें अगर दूसरा जन्म मिले तो तुम मुझसे बदला ले सकती हो। उसके बाद से वो कहती है कि मेरा पिता, मेरा भाई, अभी कुछ सोच ही रही होती है, बोल ही रही होती है, इतने में मिस्टर सेन ने उनके सर पे एक बड़ा सा फावड़ा देकर मारा था जिससे कि मिस ली वहीं पे गिर जाती है और वो खूब जोर से चिल्लाता है आ करके, मतलब बहुत जोर से चीखता है। उसके बाद से वो पूरे गड्ढे को बंद कर देता है। उसके बाद से उसकी प्यारी सी चीज़ वहीं पे रख के गड्ढे पे मिट्टी डालने के बाद उसका चेहरा वगैरह ढकने के बाद यहाँ से गाड़ी से चला जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे सॉन्ग वॉन्ग बहुत जरा होता है, वो बहुत ही ज़्यादा सैड होता है। अगले इस सीन में हम देखते हैं कि मिस ली गड्ढे से बाहर आती है, मतलब उनका बाहर हाथ निकलता है। छोटी सी स्टोरी देखने के बाद द डबल ड्रामा स्टार्ट होता है, जहाँ पे हम देखते हैं एक लड़की को जो कि बहुत ही खुशी से नाच रही होती है, ये लड़की डांस कर रही होती है मस्ती से। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे शन आते हैं और एक नौकरानी आती है। वो उन्हें वहीं पे रोक देती है और अपना पंखा अपने चेहरे पे लगाए कहती है कि तुम लोग अंदर नहीं आ सकते क्योंकि तुम गंदे हो। उसके बाद से वो कहती है कि शन क्या तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि मैंने तुम्हें गंदा कहा? और हम देखते हैं इसका चेहरा, हमें पता चलता है कि ये वार्निंग है जो कि सबसे बड़ी राजकुमारी है। यानी मिस्टर शन को अपने पास बुलाती है और कहती है कि बताओ कल रात तुमने क्या किया? वो कहता है कि मैंने बहुत बड़ा छुटकारा पा लिया, मिस ली से छुटकारा पा लिया। वो कहती है छुटकारा कैसे? तो वो बताता है कि मैंने उसे जमीन में जिंदा गाड़ दिया। तो वो बताती है वार्निंग कि तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तो चाहती थी कि मैं तुम्हारी पहली पत्नी बन जाऊँ, उसके बाद से उसे तुम्हारी दूसरी पत्नी बना दूंगी और वो हमारा नौकर बन के हमारा सेवा करेगी। वो कहता है कि ये सब तुम्हारी कारदस्तानी थी, तुमने ये सब किया और तुमने ही मेरी माँ बहन को कह के उसकी प्रतिष्ठा को नष्ट करवा दिया। याद करता है कि उसकी माँ बहन ने कहा था कि हाँ उन राजकुमारी, बड़ी राजकुमारी बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, उन्होंने हमसे कह के उसकी प्रतिष्ठा नष्ट करवा दी और उसको जान से मारना चाहती है। या तो हम लोग अपना सर खो देंगे, मतलब हमें वो जान से मार देगी, या तो हमें उसका काम करना होगा। यहाँ पे वो बताते हैं कि तुमने ही ये सब किया है। वार्निंग कहती है कि हाँ मैंने ही ये सब किया, लेकिन क्या अभी तुम उसका बचाव करने की कोशिश कर रहे हो? मिस वार्निंग सेन को पीछे से पकड़ लेती है, कहती है कि बताओ तुम आखिर चाहते क्या हो? वो कहता है कि तुम बताओ तुम क्या चाहती हो? वो कहती है मैं क्या चाहूंगी, अब जैसे कि तुम एक हत्यारे हो, तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए, और वैसे भी मैं एक बड़ी राजकुमारी और बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हूँ, मुझे बच्चों और औरतों की रक्षा करने का कर्तव्य मतलब मिला है। उसके बाद से वो कहता है कि तुम बताओ तुम क्या चाहती हो? वो कहती है क्योंकि तुम हत्यारे हो तो तुम्हें मेरे अलावा कोई बचा नहीं सकता, तो मेरे सामने घुटनों के बल बैठ के मुझसे माफी मांगो। वो घुटनों के बल बैठ के माफी मांगता है, मतलब बैठ जाता है वहीं पे। वो कहती है कि अब बताओ तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? वो कहता है कि तुम जो कहोगी मैं करूंगा, बताओ क्या करना है? वो कहती है कि मुझे बताओ, मुझसे ये बताओ कि जब तुम्हारी पत्नी को तुम जिंदा गाड़ रहे थे तो वो क्या कह रही थी? क्या तुम्हें श्राप दे रही थी या खुशी खुशी उसने अपने मृत्यु को स्वीकार कर लिया था? ये सब सुनते हुए मिस्टर शन को बहुत
बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो वानी का गला दबा देते हैं। कहते हैं कि मैं तुम्हें यहीं जान से मार डालूंगा, हम दोनों मर जाएंगे। वानी कहती है क्या तुम ऐसा करना चाहते हो? अगर तुम ऐसा मुझे मार डालोगे तो तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? तुम और तुम्हारी फैमिली, कौन बचेगा? तो यहाँ उसके बाद से मिस्टर सेन जो होता है उसे छोड़ देता है, घुटनों के बल वहीं बैठ जाता है। मिस वानी कहते हैं कि प्रिय मुझे तुमसे बहुत प्यार है, तुम एक बार मुस्कुरा क्यों नहीं सकते? देखो वैसे भी तुम्हारी पत्नी का भी अभी मौत हुआ है, तो तुम मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा सैड हो, और एक बार जब उसका अंतिम संस्कार हो जाओगे तो तुम बहुत ही ज़्यादा बिजी रहने लगोगे। तो तुम एक काम करो, तुम अभी महल जाओ और अपने पत्नी का अंतिम संस्कार का तैयारी करो। आगे तो तुम बहुत ही ज़्यादा बिजी होने वाले हो प्रिंस कॉन्सर्ट। जिसके बाद से वो खुशी के मारे वहाँ पे झूम उठती है, नाचने लगती है। आगे किसी में हम विचित्र से व्यक्ति को देखते हैं जो कि लाल कपड़े में होता है, छत्र लिए हुए होता है और बहुत लोगों को जान से मारता हुआ एक गोदाम की तरफ आता है। इस गोदाम में हम देखते हैं कि कुछ लोग काम वाम कर रहे होते हैं, लेकिन आवाज़ सुन के सभी लोग वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। हम देखते हैं कि ये आदमी अपना छतरी हटाता है और इसका चेहरा हम देख पाते हैं। इसका नाम होता है ड्यूक सू, और ड्यूक सू एक चेयर मंगाता है, मतलब अपने जादूवादों से चेयर खींच के लाता है, उसी चेयर पे खड़ा होता है और अपना पंखा मंखा कर रहा होता है। एक आदमी आता है, सभी लोगों को डांट रहा होता है तुम लोग क्या कर रहे हो, लेकिन ड्यूक सू को देखकर घुटनों को बल बैठ जाता है। कहता है ड्यूक सू आप यहाँ? ड्यूक सू कहता है क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा परोपकारी महसूस कर रहा हूँ। तो जिया, मिस्टर जिया, मैं आपसे बस एक ही सवाल करना चाहूँगा कि आपने ये नमक जो कि प्रतिबंधित है किससे हासिल किया? वो आदमी कहता है कि जो कोई भी ड्यूक सू को मारेगा उसे इनाम मिलेगा, लेकिन ये इसके सारे लोग डर जाते हैं और वहीं पे बैठ जाते हैं। उसके बाद से यहाँ पे मिस्टर जिया होते हैं, वो भागने लगते हैं वहाँ से, मतलब छुड़ा के भागने लगता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ ही समय में कुछ बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं और जिया के सारे सैनिकों को मार गिराते हैं, जिसके बाद से मिस्टर जिया को घुटनों के बल ला दिया जाता है। मिस्टर जिया यहाँ पे घुटनों के बल बैठे होते हैं और ड्यूक सू के दो साथी होते हैं, पर्सनल सेक्रेटरी या गार्ड टाइप के होते हैं, जिसमें से एक का नाम होता है वेंजी, दूसरे का नाम होता है लूजी। लूजी वेंजी कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, थोड़े समय के लिए हम लोग जेल में डालेंगे, जिसके बाद से आप जो भी सवाल का जवाब करेंगे पक 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 सारा जवाब देगा। तो यहाँ पे जो जिया होता है वो डर जाता है, घुटनों के बल बैठ के और सर भी नीचे कर लेता है। कहता है कि आप जो भी सवाल पूछिए मैं सही सही जवाब दूंगा। जिसके बाद से ड्यूक सू इनसे सवाल करते हैं कि बताओ जो नमक है वो तुम कहाँ से लाए हो? तो वो बताता है। जिसके बाद से हम देखते हैं कि यहीं पे एक आदमी इन लोगों पर नजर रख रहा होता है, तो वेंजी उसे ढूंढने के लिए चला जाता है कि वो कौन सा आदमी है। इसके बाद से ये पूछते हैं कि अब नमक का अगला प्रोग्राम कहाँ होने वाला, मतलब कहाँ पे आप पैसे वैसे का आदान प्रदान करने वाले हो, ये चीज़ भी वो बता देता है। जिसके बाद से ड्यूक सू कहता है कि जिया जी आप जो चाहें इसके साथ कर सकते हैं। जिया जी तो उसको कूटने लगता है। एक मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भागते भागते आता है वेंजी और दौड़ते हुए एक गाड़ी को भी बड़े स्टाइलिश तरीके से पार करता है। जिसके बाद से वो जाकर सामने गिरता है ड्यूक सू के, और ड्यूक से कहता है कि मालिक माफ करना, जिस आदमी के पीछे मैं भागा था मैंने उसे खो दिया, मतलब वो वहाँ से गायब हो गया, पकड़ा नहीं गया। तो उनके मालिक यानी ड्यूक सू कहते हैं कोई बात नहीं, वैसे भी नमक तस्करी करने वाला भी पूरी तरीके से पकड़ा नहीं गया, हम जाएंगे और मंदिर का देखरेख करेंगे, मतलब मंदिर का दौरा करने के लिए। जैसे ही ड्यूक सू उठता है यहाँ पे शोक सभा होती है मिस ली की शोक सभा बताई जाती है कि या मतलब भूतों को आमंत्रित करता, मतलब उन लोगों के रिचुअल के हिसाब से शोक सभा मनाई जा रही होती है। ये सब कुछ देखकर वानजी जो होता है वो कहता है अपने मालिक से यानी ड्यूक सू से कि कुछ ही दिनों पहले पता चला कि सेन की पत्नी किसी और व्यक्ति के साथ भाग गई और पहाड़ों पे जाकर उनकी मृत्यु हो गई और ये यहाँ पे कष्ट सह रहे हैं। लूजी कहता है कि चुप करो और किसी भी मृतक व्यक्ति के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे ड्यूक सू कुछ भी बातें नहीं कह रहे होते तो ये लोग कहते हैं आप क्या सोच रहे हैं? वो कहता है कि मैं बस अपनी मूर्खता पे हंस रहा हूँ। दूसरे में लूजी बताते हैं कि किसी बुक को देखकर, मतलब किसी बुक के आवरण को देखकर उस किताब का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए कि वो किताब कैसा है। यहाँ पे ये सभी लोग सोच में होते हैं। हम यहीं पे सैन को देखते हैं जो कि अपने पत्नी की लाश को लेकर जा रहा होता है और बहुत ही ज्यादा रो भी रहा होता है, और ड्यूक सू ये तो कुछ सोच रहा होता है। दूसरे सीन में हम जंगल का सीन देखते हैं जहाँ पे हम दो महिलाओं को देखते हैं जो कि सफेद कपड़े अजीब से सफेद कपड़े पहनी होती हैं, और हम इन लोगों से मिलते हैं जहाँ पे एक का नाम जियांगली होता है और दूसरी होती है उसकी नौकरानी डोंग। डोंग कहती है कि देखिए ना, नदी के किनारे कोई बेहोश पड़ा हुआ है। वो लोग जाते हैं और नदी के किनारे देखते हैं। जब नदी के किनारे से वो ली को साइड में लेकर आते हैं और उसे होश में लाते हैं और पूछते हैं कि तुम कौन हो। वो कहती है बहुत ज़्यादा डर रही होती है। ली कहती है कि तुम लोग कौन हो, मुझसे दूर रहो। यहाँ पर बताती है कि चिंता मत करो, मैं जियांगली हूँ और ये मेरी नौकरानी डोंग है। वो कहती है कि तुम लोग कौन हो, तुम लोगों को यहाँ पे किसने भेजा है, मुझसे दूर रहो, मुझे तुम लोगों से खतरा है। यहाँ पे जियांगली उसे पानी देते हुए कहती है कि तुम पानी पी लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ फल लेकर आती हूँ। वो पानी उठा कर दूर फेंक देती है, कहती है कि मुझसे दूर हटो, भाग जाओ यहाँ से। यहाँ पे जियांगली कहती है कि तुम ठीक है, तुम यहाँ पे आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ फल लेकर आती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। जियांगली जो कि एक मंत्री की बेटी है, जब वो वहाँ से अपने नौकरानी के साथ फल लेने के लिए चली जाती है तो यहाँ पे ली को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सैड होती है और मिस्टर सन की वही दी हुई चीज़ को अपने पास रखी होती है। और फिर वो याद करती है कैसे मिस्टर सन के लिए उसने अपने पिता से भी लड़ाई कर ली थी कि पिताजी कृपया हमें हमारे साथ रहने दीजिए। यहाँ पे ड्यूक जू ने इन लोगों को मना किया था। ड्यूक जू ने कहा था कि तुम इसके साथ खुश नहीं रहोगी। तो यहाँ पे उनके मतलब पति ने यानी सेन ने वादा किया था कि मैं हमेशा इसकी रक्षा करूंगा। वो हर एक बात को याद करती है कि कैसे इसके भाई ड्यूक झिंग ने भी इन लोगों का साथ दिया था कि पिताजी कृपया मेरी बहन को उसके पति के साथ खुश रहने दीजिए। इनके पिता राजी हो गए थे कि ठीक है उनके पति के मनाने पर, जिसके बाद से वो सारी बातों को याद करके वहाँ से उठती है और दोबारा नदी में कूदने के लिए चली जाती है। जैसे ये नदी में कूदने के लिए जाती
आती है हम देखते हैं कि मिस जियांग आती हैं और आकर उन्हें रोकती है। कहती है कि क्या कर रही हो तुम? तो ली कहती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे मरने दो, मैं एक अज्ञानिक महिला हूँ, मैंने सब कुछ जानबूझ के किया, अपने आप को खत्म कर दिया, अपना सब कुछ खत्म कर दिया, सर्वस्व लुटा दिया। यहाँ पे मिस जियांग समझाती है कि जीवित रहना सबसे ज़्यादा जरूरी है, जीवन दोबारा मौका जरूर देती है, तुम्हें दोबारा मौका मिला है तो तुम जियो, तुम अपने शत्रुओं को दिखाओ कि तुम जिंदा रहकर उनके लिए क्या क्या कर सकती हो, तुम उन सबको नर्क में पहुंचाओ जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया है। वो कहती है तुम नहीं जानती मेरे साथ क्या क्या हुआ है। जियांग कहती है कि मुझे पता है, क्योंकि मेरे साथ भी एक बार ऐसे इंसान ने धोखा दिया जिस पर मैंने बहुत ज़्यादा भरोसा किया, इसीलिए उन शत्रुओं के लिए सबसे बड़ा यही है कि तुम उन लोगों के लिए जीवित रहो, बदला लेने के लिए, ये देखने के लिए कि वो कितना कष्ट भोगेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस ली मान गई होती हैं और यहाँ पे आग जलाकर उनको बैठा दिया जाता है। जियांग कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं कल तुम्हारे लिए कुछ दवाइयाँ और कुछ फल लेकर आऊंगी, तब तक यहाँ पे अपना ख्याल रखना। और मिस ली आग को, कुछ फलों को, सब कुछ को देख रही होती हैं और कुछ सोच रही होती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कुछ खाना पैक कर रही होती है जियांग और उनकी नौकरानी। यहाँ पे ये लोग खाना वाना पैक करके और दवाई भी रखती हैं। जिसके बाद से जैसे ये लोग बाहर निकलने वाली होती है, दरवाजा खोलने ही वाली होती है, तभी एक औरत आती है और वो लेडी आकर इन लोगों को कहती है कि तुम लोग को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, मतलब अब जलाऊ लकड़ियाँ लाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये लोग कहती हैं लेकिन मालकिन ने हमसे कहा था कि आधे महीने का सामान इकट्ठा करना है। वो कहती है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि नमी को कम करने की थोड़ी ज़रूरत है, मतलब अभी बारिश वाला मौसम है तो इस समय लकड़ी अच्छी नहीं होंगी, तो बाद में जाना। दूसरे सीन में हम देखते हैं ली को, जो कि आग के पास बैठी होती है, उसे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही होती है और उसे भूख भी लगी होती है, मतलब हाँ भूख तो लगेगी ना, कई समय से कुछ नहीं खाया। आगे हम जियांगली को देखते हैं जो कि यहाँ से निकलने के लिए तैयार होती है और रात के समय चुपके से यहाँ से बाहर जाती है खाना वाना लेकर और मिस ली के लिए। जैसे ही ये बाहर जाती है हम देखते हैं कि यहाँ पे बाहर 3 महिलाएं होती है, जिसमें से एक महिला मुस्कुराती है, क्रिपी स्माइल देती है। जियांगली जब इन लड़कियों को देखती है तो इसकी हालत खराब हो जाती है और इसके हाथों से लैलटेन वहीं पे छूट जाता है। जिसके बाद से हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे सभी लोगों को बटोरा जाता है और यहाँ पे एक मालकिन आती है जो कि जनवी हाल की मालकिन होती है। जनवी हाल के रूल के मुताबिक वो बताती है कि तुम आधी रात को यहाँ से क्यों जा रही थी, क्या तुम अपने प्रेमी से मिलने के लिए जा रही थी। वो समझाने की कोशिश करती है लेकिन उसे बहुत मार पड़ती है, उसे बेत से बेत बहुत ज़्यादा मारा जाता है। जिसके बाद से वो और लोगों को मारने के लिए कहती है, लेकिन उनकी नौकरानी बचाने के लिए आती है तो उससे भी मारा जाता है। वो कहती है कि सभी लोग, मतलब जनवी हाल में जितने भी लोग हैं वो सभी लोग आकर इसे मार लें, और सभी लोग आकर उसे बेत से बेत मारते हैं, बहुत ज़्यादा मारते हैं। लेकिन जियांगली कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप से पिटाई खाती रहती है। मारते मारते हम देखते हैं कि जियांगली की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है। आगे की सीन में हम मिस ली को देखते हैं जो कि मरने की दोबारा से कोशिश करती हैं, लेकिन उन्हें सारी बातें याद आती हैं जियांगली की। उसने क्या क्या कहा था कि जीवन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपको जीवित रहना होगा उन लोगों के लिए जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, उन लोगों को सजा सुनाने के लिए। हम देखते हैं कि वहाँ से भाग आती हैं और आती हैं जेनब हॉल में। जेनब हॉल के पास जब वो आके छिप जाती हैं, क्योंकि दरवाजे से कुछ लोग बाहर निकल रहे होते हैं, यहाँ से बहुत सारे लोग बाहर निकल के जा रहे होते हैं। 2 औरतें जब लास्ट में बाहर आती है तो वो लोग बातें कर रही होती हैं कि आखिर जियांगली की हालत कैसी होगी, क्योंकि वो कल रात को इतना ज़्यादा पिटाई खाई थी। वैसे भी ऐसा लगता है कि वो किसी पुरुष से मिलने जा रही होती, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा पिटाई खाई है, अब तो वो चल भी नहीं पाएगी, कई दिनों तक अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पाएगी। और ये सारी बातें मिस ली सुन लेती हैं। मिस ली यहाँ से दरवाजे से अंदर जाती है। मिस ली जब अंदर जा रही होती है तो वो देखती हैं टोंग को, टोंग जो कि कुछ कपड़ा भिगा कर लेकर जा रही होती है मिस जियांग की देखरेख करने के लिए, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है। मिस ली उससे पूछती है कि टोंग तुम कहाँ जा रही हो, तो वो कहती है कि तुम दूर हो जाओ, तुम यहाँ वापस मत आना, तुम्हारी वजह से मेरी मालकिन के साथ ये सब हुआ है, उन्होंने तुम्हारी रक्षा के लिए यहाँ से ना जाती ना उनके साथ ये सब हुआ, उन्हें बहुत ज़्यादा चोट लगी है, तुम चली जाओ यहाँ से। टोंग ऐसे कटूट शब्द बोलकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद से हम देखते हैं टोंग अंदर जाती है और मिस जियांग का देखरेख करने लगती है, मतलब जियांग के दवाई पे जो, मतलब घाव जो होता है उस पर दवाई लगाने लगती है। मिस ली अंदर कमरे में जाती है, कहती है कि जियांग तुम ठीक तो हो ना। जियांग कहती है कि मिस ली आप यहाँ क्यों आए, आप चले जाओ यहाँ से, ये अच्छी जगह नहीं है। मिस ली कहती है कि मैं नहीं जाऊँगी तुम्हें छोड़ के, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। वो कहती है मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी, मैं हमेशा से मार खाती आ रही हूँ, ये पहली बार नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों आज मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, ऐसा लगता है कि शायद मैं अब नहीं बचूंगी, कि आज मेरा आखिरी बार है। मिस ली कहती है नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं पहाड़ के नीचे जाऊँगी, तुम्हारे परिवार वालों को बताऊँगी कि वो तुम्हें यहाँ से ले जाएं। वो कहती है कि मैं चाहती थी कि आप जाओ नीचे, और जब मैंने आपको बचाया तो मैंने उस वक्त आपको चाहा था कि आप जाओ और आप उन लोगों से बचाओ कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना, ये अच्छी जगह नहीं है। जब मैं भी यहाँ पे आई थी तो मैं भी मरने की कोशिश कर रही थी, वो तो टोंग की वजह से मैं जिंदा हूँ, वरना मैं शायद जिंदा ना रहती। उसके बाद से वो कहानी बताने लगती है, कहती है कि मिस ली तुम्हें पता है मैं ऐसी नहीं थी जैसा लोगों ने मुझे बताया, बचपन में ही मुझे इस आरोप में यहाँ पे कैद करवा दिया गया, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैंने अपने भाई को जान से मारने की कोशिश की है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। उस वक्त मैं अपनी सौतेली माँ के लिए एक गुलदस्ता बना के ले जा रही थी और मैंने अपने सौतेली माँ को उस गुलदस्ते को देना चाहा। मेरी सौतेली माँ ने उस गुलदस्ते को नहीं लिया और वो वहाँ से जाने लगी। मुझे पता है मेरी माँ बहुत ही ज़्यादा दयालु और अच्छी है, मैं उनके पीछे पीछे जाती रही, मैंने उनसे कहा कि मैं आपके लिए इसकी चाय बनाऊंगी। सौतेली माँ ने कुछ नहीं कहा, बस वो वहाँ से जा रही थी। मैंने उन्हें उस गुलदस्ते को दिखाकर पूछते रही, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। आगे चलकर मैंने देखा कि जब मैं सीढ़ी के ऊपर ही खड़ी थी, लेकिन मेरी सौतेली माँ वहाँ सीढ़ियों से गिर गई। उसकी वजह से उन्होंने ये आरोप लगाया कि उसकी वजह से उसके पेट का बच्चा मर गया, जिसकी वजह से मुझे भाई के मरने के जुर्म में, मतलब भाई के मारने के जुर्म में यहाँ पे कैद कर दिया गया था। मैं अपनी
अपनी सौतेली माँ के साथ बहुत खुश थी, लेकिन मुझसे मेरी खुशी छीन ली गई। मुझे आरोपी ठहराया गया अपने भाई के मौत के लिए, जिसका कारण मैं नहीं हूँ। मैं उन लोगों से बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ। वो उससे बोलती है कि ली, मुझे तुमसे एक काम है, क्या आप मेरा एक काम करोगी? मैं पिछले 10 वर्षों से यहाँ पे हूँ, मैं तुमसे एक काम चाहती हूँ। तो ली कहती है हाँ बताओ, तुम जो भी कहोगी मैं वो तुम्हारे लिए करूँगी, क्योंकि तुमने मेरा जीवन बचाया है। वो उसे एक हेयरपिन देती है और कहती है कि ये हेयरपिन मुझे मेरी माँ ने दिया था और मैं हमेशा से इसे अपने पास संभाल के रखती थी। ये हेयरपिन ले जाना और तुम मुझे मेरे पिता को ढूंढना, उन्हें बताना कि मैंने कितने कष्ट सहे हैं पूरे 10 वर्षों से। मैं यहाँ पे उस गुनाह का कष्ट सह रही थी जो गुनाह मैंने कभी नहीं किए थे। हालांकि मैं जानती हूँ कि इससे मैं नर्क जाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं जियांग परिवार को श्राप देती हूँ। मैं श्राप देती हूँ कि वो लोग कभी खुशी और चैन से ना जी पाए। मैं उन लोगों को श्राप देती हूँ कि वो लोग कभी खुश ना रहेंगे। ये सब बातें कह के वो बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। ली कहती है कि तुमने मुझसे कहा था कि जीना सबसे बड़ा आशीर्वाद है, जीना अपने दुश्मनों के लिए जीना होगा तुम्हें। मिस ली मतलब जियांग ली कहती है कि हाँ ठीक है। फिर वो उठ के बैठ जाती है। उसे बैठता देख ली कहती है क्या हुआ, तुम क्या कहना चाहती हो? वो कहती है मेरे साथ चलो, और उसे लेकर एक आंगन की तरफ जाती है और उसे दिखाते हुए कहती है देखो, जब मैं पहली बार यहाँ पे आई थी ली, तो मैंने एक नाशपाती का पौधा लगाया था और देखो आज वो पौधा खिल चुका है। वो उस नाशपाती के पेड़ की तरफ देखती है जहाँ पे हमें इसकी माँ को दिखाया जाता है, मतलब जियांग ली की माँ को। यहाँ पे दिखाया जाता है कि जियांग ली की माँ मर चुकी है। तो वो उनको देख के कहती है कि माँ क्या तुम मुझे लेने आई हो? और वो अचानक से खांसने लगती है, खून की उल्टी होने लगती है। वो अपने माँ की तरफ बढ़ रही होती है, कह रही होती है माँ क्या आप तुम मुझे लेने आई हो? मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ ना, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है माँ। ऐसा कहते हुए अपने माँ की तरफ बढ़ रही होती है और वो अचानक से नाच के वहीं पे गिर जाती है, मतलब उसकी मृत्यु हो जाती है। जियांग के मरते उसकी नौकरानी टोंग आकर उसे जगाने लगती है, मालकिन प्लीज उठ जाओ, प्लीज उठ जाओ, मेरे लिए उठ जाओ, प्लीज उठ जाओ। लेकिन वो नहीं उठती। यहाँ पे ली आती है और उसके सर पे हाथ रख के बोलती है कि भगवान को मजाक करना पसंद नहीं है। देखो भगवान ने क्या किया, भगवान ने उन दुष्टों को ऐसे ही छोड़ दिया और जो निर्दोष है उसे जान से मार दिया, मतलब उसे खत्म कर दिया। यहाँ पे ये लोग बहुत ही ज्यादा रो रहे होते हैं, सैड होते हैं। जिसके बाद से गेट खुलता है और हम देखते हैं कि जेना भॉल की सभी लड़कियां आ जाती है और आपस में बात करते हुए आती है। एक लड़की महारानी से कहती है कि कुछ ही झटके तो पिटाई है, मतलब कुछ ही तो पिटाई पड़ी है जियांग ली की और इसकी हालत इतनी खराब होगी कि अब वो काम नहीं करेगी। वो कहती है कि नहीं, कुछ ही समय बाद वो काम करने के लिए आ जाएगी। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि टोंग होती है और ली होती है, जो लोग उसके लाश के पास बैठी होती है। टोंग कहती है कि मुझे मौत का बदला लेना होगा। कैची लेती है, कहती है कि मैं इन लोगों को जान से मार दूंगी, मैं अपनी मालकिन की मौत का बदला लूंगी। ली कहती है तुम्हें मौत का बदला लेना है ना, तो तुम मेरा साथ दो, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, हमें समझदारी से काम लेना होगा। जिसके बाद से हम देखते हैं कि जेना भाल की मालकिन आती है और कहती है कि तुम इतना नाटक क्यों कर रही हो, जल्दी उठो चल के काम करो। जैसे उसका हाथ टच करती है तो उसे पता चलता है कि इसके तो सांसें नहीं चली है। फिर उसका नाक टच करती है, उसे पता चलता है ये तो मर चुकी है। वो बहुत ही ज्यादा जेना भाल की मालकिन जो होती है वो डर जाती है। वो डर के यहाँ से जैसे ही भागती है तो दरवाजे पे आ जाती है मिस ली। मिस ली कहती है क्या हुआ, डर गई ना, उसकी मृत्यु हो गई। तो वो कहती है कि तुम कौन हो और तुम्हारा इससे क्या रिश्ता है? अच्छा तो तुमने जियांग ली को मार दिया है ना? तो वो कहती है अच्छा तुम ऐसा कैसे कर सकते हो कि मैंने मार दिया, उसके शरीर के घाव देखो, आओ देखो। उसे करीब ले जाती है और उसको दिखाती है, कहती है कि देखो क्या तुम्हें लगता है कि उसे मैंने मारा है? जब पता चलेगा मंत्री को कि तुमने उसकी बेटी जियांग ली को तुम सभी ने जान से मार डाला, उसे मार मार के पीट पीट के, तो क्या होगा? यहाँ पे मालकिन बहुत ही ज्यादा डर रही होती है, कहती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, मैंने नहीं मारा, तुमने मारा है। ली कहती है कि सोचो तुम्हारे पास बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तो मालकिन कहती है कि बताओ मुझे क्या करना होगा, मुझे बचने के लिए क्या करना। वो कहता है कि देखो मेरे अलावा तुम्हें कोई भी बचा नहीं सकता। ली कहती है कि तुम मेरा एक काम करो, आज से जियांग ली मैं हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। दूसरा एपिसोड देखना है तो कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। टाटा बाय बाय, टेक केयर।